नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम हमारे बीए पार्ट सेकेंड ईयर की प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रमुख संविधानों में तीसरे नंबर का संविधान का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पहले दो संविधान हमने अध्ययन कर लिए हैं, अमेरिका का संविधान और इंग्लैंड का संविधान हमने पढ़ लिया है। आज अपन बात करेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान की। स्विट्जरलैंड यूरोप की उल्लेखनीय लोकतंत्रीय व्यवस्था है। यह यूरोप का सर्वाधिक छोटा राज्य है जो यूरोप की फ्रांस, जर्मन तथा इटली जैसी महाशक्तियों से घिरा हुआ है। इतने छोटे से राज्य में भी तीन प्रमुख भाषाएं जर्मन, फ्रेंच तथा इटालियन बोली जाती है तथा राज्य के अलग अलग भागों में इन भाषाओं का वर्चस्व है। धर्म के आधार पर स्विट्जरलैंड में प्रोटेस्टेंट तथा कैथोलिक दोनों संप्रदाय विद्यमान हैं। इन विविधताओं के बावजूद स्विट्जरलैंड में स्वशासन की 600 वर्षों से भी पुरानी परंपरा विद्यमान है। यह विशेषता इसे विश्व की वर्तमान विद्यमान प्राचीनतम लोकतंत्रीय व्यवस्था बना देती है। 1848 के संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड में गणतंत्र की स्थापना हुई। उस काल में राजतंत्र का बोलबाला था। वस्तुतः वर्षों से स्विट्जरलैंड के नागरिक किसी एक व्यक्ति में शक्ति के केंद्रीकरण के विरोधी रहे हैं। लॉर्ड ब्राइस के मतानुसार स्विट्जरलैंड का संविधान अध्ययन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसमें लोकतंत्रीय परंपराओं पर आधारित अनेक संस्थाएं विद्यमान हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान में सर्वाधिक जानने योग्य तथ्य यह है कि किस प्रकार परंपराएं तथा संस्थाएं मिलकर एक औसत व्यक्ति में एक अच्छे नागरिकों के गुणों जैसे चतुरता, सहिष्णुता, सामान्य ज्ञान तथा संप्रदाय के प्रति दायित्व बोध आदि का विकास करती है। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र विश्व के किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक लोकतंत्रात्मक है। सन 1848 का संविधान। 1847 में स्विट्जरलैंड आंतरिक कलह का शिकार हुआ। अंततः केंद्रीय शक्तियों की विजय हुई। युद्ध की समाप्ति के पश्चात राज्य की सुदृढ़ता के लिए यह महसूस किया गया है कि केंद्रीय सरकार पर्याप्त शक्तिशाली होनी चाहिए। 1848 में 14 सदस्यों के एक आयोग ने संविधान का प्रारूप बनाया, जिस पर विभिन्न कैंटोनों द्वारा निर्णय लिया गया। बाद में 22 में से 15.5 कैंटन के द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर 12 सितंबर 1848 को इसे लागू कर दिया गया। इस संविधान द्वारा स्विट्जरलैंड को संघात्मक राज्य बना दिया गया। 1847 को पूर्ण संवैधानिक संशोधन किया गया। 1874 को पूर्ण संवैधानिक संशोधन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप शासन का अधिक केंद्रीकरण किया गया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रोत्साहित किया गया। आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में राजकोष, राजकीय हस्तक्षेप को बढ़ावा दिया गया तथा धार्मिक महंतों की शक्तियों में कमी की गई। संघीय सरकार को वैदेशिक संबंध की शक्ति प्रदान की गई तथा कतिपय परिस्थितियों में कैंटोनों को भी विदेशों के साथ संधि करने की शक्ति दी गई। संघीय सरकार को यातायात, दूरसंचार पर भी नियंत्रण दिया गया। संघीय सरकार को समवर्ती शक्तियां प्रदान की गई। व्यवस्थापिका को द्विसदनात्मक बनाया गया। इस संविधान के अंतर्गत कोई भी विधेयक दोनों सदनों में साथ साथ प्रस्तुत किया जाता था, तथापि निम्न सदन की शक्तियां अधिक व्यापक थी। कार्यपालिका का स्वरूप बहुल था। कार्यपालिका के सदस्य संघीय व्यवस्थापिका द्वारा चुने जाते थे, तथापि वे निर्वाचन के बाद सदस्यता से त्यागपत्र दे देते थे। मंत्रिमंडल में अध्यक्षात्मक तथा संस्थात्मक दोनों के गुण विद्यमान थे। यह संविधान लगभग 125 वर्ष तक सफलतापूर्वक चलता रहा। स्विट्जरलैंड का नवीन संविधान 18 दिसंबर 1999 में संघीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत किया गया। 1 जनवरी 2000 से उसे पूर्ण रूप से लागू किया गया। यह संविधान 1874 के संविधान से भी अधिक व्यापक है तथा उसमें अनेक ऐसे विषयों को निहित किया गया है जिन्हें अन्य व्यवस्थाओं में प्राय व्यवस्थापिका के द्वारा विधि निर्माण के लिए छोड़ दिया जाता है। वस्तुतः 1874 के पश्चात विभिन्न संशोधनों द्वारा जो कुछ प्रस्तावित किया गया था उसे नवीन संविधान में सम्मिलित कर लिया गया। इसके प्रथम अध्याय में मूलभूत अधिकारों की घोषणा की गई। अनुच्छेद 7 में से 29 में विभिन्न अधिकारों की घोषणा की गई, जिनमें संगठन बनाने की, अभिव्यक्ति की, संपत्ति की, जीवन की सुरक्षा आदि सभी संभावित मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया तथा अनुच्छेद 29 इन अधिकारों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करता है।
अन्य उल्लेखनीय अधिकारों में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, विज्ञान व कला की स्वतंत्रता, मापन की स्वतंत्रता आदि। द्वितीय अध्याय में राजनीतिक अधिकारों की चर्चा पृथक से की गई, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने राजनीतिक अधिकार अर्थात मताधिकार का अधिकार प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि स्विट्जरलैंड की नागरिकता नगरपालिका तथा कैंटन की नागरिकता से प्राप्त होती है। इसके विभिन्न अनुभागों में संस्कृति, भाषा, जल व्यवस्था, जंगलात, ऐतिहासिक विरासतों की रक्षा, पर्यावरण, मत्स्य पालन, शिकार, पशुओं की सुरक्षा आदि के बारे में पृथक व्यवस्था की गई तथा कैंटून तथा संघीय सरकार के परस्पर संबंधों के संदर्भ में व्याख्या की गई। तथापि पूर्ण संविधान की मूलभूत संरचना व लोकतंत्रीय प्रक्रियाओं को बनाए रखा गया। इस प्रकार स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 से 2000 तक निरंतर निर्माण व विकास का प्रतीक है। वस्तुतः 1999 के संविधान में बहुत सी दीर्घकाल से चली आ रही मांगों को पूरा करने का प्रयास किया गया। स्विट्जरलैंड का नवीन संविधान 18 दिसंबर 1998 को संघीय व्यवस्थापिका के द्वारा पारित किया गया। 18 अप्रैल 1999 को अनिवार्य जनमत संग्रह तथा 28 सितंबर 1999 को संघीय संसद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। 1 जनवरी 2000 से क्रियान्वित किया गया। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ये हमने स्विट्जरलैंड के संविधान का विकास देखा, मतलब 1848, फिर 1874 और 1999। तो वर्तमान जो संविधान हम देखेंगे वो 1999 या 2000 से लागू किया गया संविधान है। इसको हम इसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। स्विट्जरलैंड के वर्तमान संविधान की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है लिखित व कठोर संविधान की परंपरा। लिखित व कठोर संविधान की परंपरा। जैसा कि संवैधानिक विकास से स्पष्ट है कि स्विट्जरलैंड में लिखित संविधान की दीर्घ परंपरा रही है तथा 1815 के पश्चात यह चौथा संविधान है। इससे पूर्व 1874 का संविधान 126 वर्ष तक चला। यद्यपि द्वितीय महायुद्ध के दौरान इस संविधान के संपूर्ण संशोधन की मांग जोर शोर से उठाई गई थी। लिखित संविधान के साथ स्विट्जरलैंड में विशाल संविधान की परंपरा भी रही है। पहले वाले संविधान में 123 धाराएं थी, जबकि अब संविधान में 197 धाराएं हैं। शिकार, जंगलात, राष्ट्रीय मार्ग कर प्रणाली, नागरिकों का स्वास्थ्य व बीमा संबंधी व्यवस्थाएं तथा जुआ घर खोलने के लाइसेंस संबंधी व्यवस्थाएं इस संविधान में भी रखी गई है। संविधान में संशोधन की व्यवस्था पर्याप्त तथा कठोर है। संशोधन व्यवस्था की यह विशेषता है कि इसमें संपूर्ण राष्ट्र की भागीदारी रहती है, अर्थात संघीय सभा, संघीय परिषद, कैंटन तथा स्वयं नागरिक इसमें भाग लेते हैं। अनुच्छेद 192 संपूर्ण संघीय संविधान के संशोधन व रिवीजन की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 193 के अनुसार संविधान के संपूर्ण संशोधन की प्रक्रिया जनता अथवा संघीय संसद के द्वारा प्रारंभ की जाती है। यदि संपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव आरंभक से होता है तो संसद के दोनों सदनों का विघटन होता है। संशोधन की प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि पिछले संविधान में कुल 59 संशोधन किए गए तथा संविधान के विकास में संशोधनों का महत्वपूर्ण हाथ रहा। दूसरी जो विशेषता है इसकी वो है संघात्मक व्यवस्था। नवीन संविधान भी स्विट्जरलैंड को परिसंघ घोषित करता है, जबकि संविधान की व्यवस्थाएं संघ की व्यवस्था के अनुकूल है। लिखित संविधान के साथ संघीय सरकार व घटक इकाइयों, कैंटून की सरकारों के मध्य शक्तियों का वितरण। संघ में 19 पूर्ण कैंटन है तथा 6 अच्छे कैंटून है। अर्ध कैंटनों को उच्च सदन में 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, जबकि पूर्ण कैंटन को 2 प्रतिनिधियों का निर्वाचन करने का अधिकार है। इसी प्रकार संविधान में संशोधन के समय पूर्ण कैंटन के 2 मत माने जाते हैं, जबकि अर्ध कैंटन का 1 मत माना जाता है। संविधान में संघीय सरकार की शक्तियों के साथ कैंटन की शक्तियों का भी वर्णन किया गया है। स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्थापिका का गठन भी संघात्मक व्यवस्था के अनुरूप है, क्योंकि निम्न सदन को जन प्रतिनिधि बनाया गया है, जबकि उच्च सदन अर्थात राष्ट्र परिषद अमेरिका के उच्च सदन सीनेट के समान घटक राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। संघीय व्यवस्था के अनुरूप संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है तथा संघीय न्यायालय को सीमित न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियां दी गई है।
स्विट्जरलैंड का संविधान कैंटोनों के अपने लोकतंत्रीय संविधानों को गारंटी प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 52 कैंटन में संवैधानिक व्यवस्था बिगड़ने पर संघीय हस्तक्षेप की व्यवस्था करता है। वर्तमान संविधान भी व्यापक रूप से संघीय शक्तियों का वर्णन करता है तथा जहां आवश्यक है कैंटन सरकार की शक्तियों का भी वर्णन करता है। तीसरी जो विशेषता है इस संविधान की वो है मूल अधिकार। सर्वाधिक लोकतंत्रीय व्यवस्था होते हुए पूर्व संविधानों में नागरिकों के लिए पृथक से अधिकार की व्यवस्था नहीं की गई। यद्यपि विभिन्न स्थानों पर मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, नवीन संविधान में इस कमी को पूरा करता है। संविधान के प्रथम अध्याय में 7वें व 35वें अनुच्छेद तक 2 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मानवीय समानता, सम्मान, समानता, किसी भी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा का आश्वासन देता है। अनुच्छेद 7 व 8 में ऐसा लिखा हुआ है। अनुच्छेद 9 राज्य की निरंकुशता के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 10 जीवन तथा निजी स्वतंत्रता का अधिकार। 11 बच्चों व युवाओं लोगों को सुरक्षा। 12 संकट में सहायता। 13वां व्यक्तिगत गोपनीयता। 14वां परिवार व विवाह का अधिकार प्रदान करते हैं। इसी प्रकार संविधान में निम्न स्वतंत्रताओं का वर्णन भी किया गया है। इसमें धर्म की, सूचना प्राप्त करने की, संचार के साधनों की, विज्ञान व कला की, शिक्षा प्राप्त करने की, सभा करने की, संगठन बनाने की व आर्थिक गतिविधियों की स्वतंत्रता सम्मिलित है। संविधान का अनुच्छेद 29 इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी कार्यवाही की व्यवस्था करता है। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक न्यायालय की शरण में जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि उसके अधिकारों के उल्लंघन की समुचित जांच न्यायालय द्वारा की जाए। अनुच्छेद 31 यह सुरक्षा प्रदान करता है कि बिना समुचित कार्यवाही के व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 35 यह व्यवस्था करता है कि संपूर्ण विधि व्यवस्था के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। राज्य के अधिकारी अपने कार्यों में इस बात का ध्यान रखेंगे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। स्विट्जरलैंड का संविधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निरपेक्ष नहीं मानता। अनुच्छेद 36 मौलिक अधिकारों पर सीमाओं की चर्चा करता है तथा यह व्यवस्था करता है कि किसी मूल अधिकार को सीमित करने के लिए कानूनी आधार का होना आवश्यक है। किसी मूल अधिकार को तभी सीमित किया जा सकता है जब ऐसा करना या तो सार्वजनिक हित में है अथवा अन्य लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस प्रकार मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है। इस प्रकार नागरिकों के मूल अधिकारों का विस्तृत वर्णन नवीन संविधान को पुराने संविधान की तुलना में श्रेष्ठ बनाता है तथा संविधान की एक महत्वपूर्ण कमी को पूरा करता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये 3 प्रमुख विशेषताएं हो गई हैं इस लेक्चर में।